सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रिडेम्पशन डे के बारे में। ये कहानी है एक मरीन ऑफिसर की जो अपने आखिरी मिशन के सदमे से अभी तक नहीं उभरा है। इसी बीच कुछ आतंकवादी उसकी पत्नी को अगवा कर लेते हैं। तब वो निकलता है एक नए मिशन पे, सबको बर्बाद करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने सीरिया का दृश्य आता है। यहाँ पर हम यूएस मरीन फोर्स को देखते हैं और इस मरीन कॉर्प का कैप्टन है ब्रैड प्रैक्स्टन। ब्रैड को खबर मिलती है कि पास के गांव पे आईएसआईएस ने हमला किया है और वहाँ के ज्यादातर लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें मेडिकल सपोर्ट लेकर के पास के गांव में जाना पड़ेगा। ब्रैड अपनी टुकड़ी को तैयार करता है और लेकर के जाने लगता है पास के गाँव में, मगर रास्ते में इन पर हमला होता है आईएसआईएस के द्वारा और ये हमला बहुत बड़ा था। धीरे धीरे करके सारे लोग घायल होने लगते हैं, ब्रैड भी। उसकी आंखों के सामने उसके साथी मरने लगते हैं। तभी कहानी आ जाती है वर्तमान समय और हमें पता लगता है कि ब्रैड के सपने में ये सारी चीजें चल रही थी। जब से हादसा उसके साथ हुआ है वो इन चीजों को भुला नहीं पा रहा। वो रात में ठीक से सोता भी नहीं है। ये सारे मंजर उसे परेशान करते हैं। वो पीटीएसडी से गुजर रहा है। वो ज्यादातर लोगों से दिन रात दूर ही रहता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी, जिसका नाम है केट। वो सुबह सुबह चला जाता है अपने पिता के पास प्रैक्टिस करने के लिए। उसके पिता भी समझाते हैं कि इन यादों को जाने में वक्त लगेगा, इतनी जल्दी तुम इससे नहीं उभरने वाले, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तुम उसमें परेशानियां नहीं ला सकते। तुम्हारे साथ और भी लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इन बातों को सुनने के बाद ब्रैड कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वैसे ही कोशिश करता रहेगा। दूसरी तरफ हम उसकी पत्नी केट को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों के सामने भाषण दे रही है। केट पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसकी टीम ने एक नई रिसर्च की है जिनमें उन्हें इंसानों के कंकाल मिले हैं, वो भी मोरक्को के बॉर्डर पर। वो सारे लोगों को कहती है कि हमारी पुरानी रिसर्च कहती थी कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत 2 लाख साल पहले हुई थी, जब एक संपूर्ण इंसान बना था। लेकिन जब हमने इस कंकाल को स्टडी किया तब हमें पता लगा कि ये कंकाल 3 लाख साल पुराना है, यानी कि हमारी पुरानी स्टडी गलत थी और इंसानी सभ्यता और भी पुरानी है और हम इसके बारे में और भी शोध करें। इस नई शोध को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं और केट भी अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर उसे परमिशन नहीं मिल रही कि वो मोरक्को के बॉर्डर पे जाए। सबका मानना है कि वहाँ पर चारों तरफ आतंकवादी भरे पड़े हैं, वहाँ पर जाना जान से खेलने के समान है। लेकिन केट अपनी कोशिश में ऐसे ही जुड़ी रहती है और थोड़े समय के बाद मोरक्कन गवर्नमेंट से उसे परमिशन मिल जाता है आने का। अब वो बहुत खुश है। वो सीधा पहुँचती है ब्रैड के पास, देखती है कि ब्रैड अभी भी घर पे है। वो उसे समझाने के बाद कहने लगती है कि तुम एक नेशनल हीरो। उस दिन तुमने जो कुछ भी किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुमने उतने सारे आतंकवादियों को अकेला मार गिराया। तुम्हें बहादुरी का पुरस्कार मिला है। तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम ऐसे ही घर पे रहोगे तब तुम्हारी यादें कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ब्रैड कहता है कि वो अपनी कोशिश कर रहा है। केट कहती है कि मुझे मोरक्को जाना पड़ेगा अपनी शोध को आगे बढ़ाने के, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तब तुम्हारे पास बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम दिन भर घर पे ही रहते हो और किसी से भी बात नहीं करते। ब्रैड कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जरूर बाहर निकलूंगा। तुम जा करके अपने शोध को आगे बढ़ाओ। अब केट यहाँ से निकल पड़ती है और वो पहुंच जाती है मोरक्को। सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। उसके टीम में और भी लोग हैं जो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं। तभी एक ऑफिसर आता है केट के पास और उसे कहता है कि यहाँ के सारे सिपाही बहुत इज्जत करते हैं आपके पति की। आपके पति का एक साथी भी यहाँ पर है जिसने आपके लिए संदेश भेजा है कि अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप उससे कांटेक्ट कर सकती हैं। केट इस चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी उसकी टीम भी यहाँ पर चली आती है। उसकी टीम में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट आई है जिसका नाम है जीन रशीद। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं मोरक्को के बॉर्डर पर और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन्हें और आगे जाना है। तब सारे लोग उन्हें आगाह करते हैं और कहते हैं कि इससे आगे अगर हम गए तब हम अल्जीरिया में चले जाएं और वो जगह बहुत ही खतरनाक है, इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए। अब सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। वो हर जगह चीजों को ढूंढ रहे हैं जो उनके शोध को आगे बढ़ाए। धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी पीछे की टीम उन्हें कॉल करती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। मगर ये लोग वापस आते उससे पहले अल्जीरियन आतंकवादी आकर के इन पर हमला कर देते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है। वो लोग बाकी लोगों को मार देते हैं और बचे हुए लोग भाग जाते हैं यहाँ से। केट की टीम की वो लड़की भी मारी जाती है। अब सिर्फ उसके 2 साथी जिंदा बचे हैं और केट। सारे लोग उन्हें अगवा करते हैं और लेकर के आते हैं अपने मुखिया के पास जिसका नाम है जाफर अल-हाद। जाफर इन्हें देखने के बाद कहता है कि तुम सारे जासूस हो और हमारे मुल्क में आकर के जासूसी कर रहे थे। केट उन्हें समझाती है और कहती है कि हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हम बस अपने शोध को पूरा कर रहे थे, हम कोई जासूस नहीं है। लेकिन ये लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी केट की नजर पड़ती है एक आदमी पे और उसे याद आता है कि इस आदमी को उसने मोरक्को में देखा था। केट समझ जाती है कि इन लोगों ने जरूर किसी मकसद से इन्हें किडनैप किया है। ये कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। इतनी आसानी से ये लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ये सारे आतंकवादी इनके डिटेल्स लेने लगते हैं कि कौन कहाँ से है और क्या करता है। केट समझ चुकी है कि वो लोग लंबा फंस चुके हैं। इन सबको अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। अचानक केट उल्टियां करने लगती है जिसे देख करके सबको लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर जब वो केट से सवाल जवाब करते हैं
तब वो मना कर देती है। दूसरी तरफ यूनिस नाम का सिपाही आता है उस जगह पे जहाँ से केट को किडनैप किया गया था। जैसे ही उसे सारी बातें पता लगती हैं, वो सबसे पहले रिपोर्ट करता है ब्रैड को, क्योंकि वो ब्रैड का दोस्त है, और उसे बताता है कि कुछ आतंकवादियों ने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया है। इस बात को सुनते ही ब्रैड भड़क जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचता है मोरक्को और यूनिस से सारी बातें पूछता है कि आखिर आतंकवादियों ने मेरी पत्नी को क्यों किडनैप किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूएस एम्बेसडर को, जो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो अपने सारे आदमियों को बताता है कि अब सबसे बढ़िया चीज होने वाली है, जल्दी यूएन की मीटिंग होगी और उसमें मोरक्को को वोट मिलेंगे, जिससे हमारा फायदा होगा। हम और भी खुलेआम ऑयल की ड्रिलिंग कर पाएंगे और मालामाल हो जाएंगे। हमारे साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी। अल्जीरिया वालों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जैसे यूएन की मीटिंग होगी, अल्जीरिया को आतंकवाद राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और सारे के सारे वोट मिल जाएंगे मोरक्को को। कुछ भी करके इस मामले को ठंडा नहीं होने देना है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। वो सारे लोगों को बुलाता है। एम्बेसडर से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम है टॉम। टॉम कहता है कि ब्रेड नाम का एक आदमी गया हुआ है अल्जीरिया उन सारे आतंकवादियों से बात करने के लिए, और दुख की बात यह है कि ब्रेड उस लड़की का पति है। वो अपनी पूरी जान लगा देगा उसकी जान बचाने की, और शायद वो नेगोशिएशन भी करे उन आतंकवादियों के साथ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो यूएन की मीटिंग से पहले यह मामला ठंडा हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इस बात को सुनने के बाद एम्बेसडर भड़क जाता है और कहता है कि यह नियमों के खिलाफ है। किसी भी हॉस्टेज के रिलेटिव को नहीं भेजा जा सकता नेगोशिएशन के लिए। वो कभी भी दिमाग से काम नहीं लेगा, वो दिल से काम लेगा। जितनी जल्दी हो सके ब्रैड को वापस बुलाओ। टॉम कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो एक मरीन ऑफिसर हुआ करता था, उसने डायरेक्ट प्रेसिडेंट से परमिशन ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एम्बेसडर कहता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ वहाँ पर आतंकवादियों से बात कर सकता है, लेकिन उनकी किसी भी चीज को हम नहीं मानेंगे। मैं देखता हूँ कि वो अकेला क्या कर सकता है। अमेरिका से उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे करके ये लोग हर जगह खबर फैलाने लगते हैं कि हम लोग आतंकवादियों की शर्तों को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तब इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और कल और भी आतंकवादी किडनैप करने लगेंगे अमेरिकन्स को। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब ब्रेड पागल हो रहा है और मीडिया वाले हर तरफ इस खबर को दिखा रहे हैं। यह खबर चारों तरफ सुर्खियों में है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ केट की ही बातें हो रही है और एम्बेसडर अपनी राजनीति करने में लगा है। लेकिन दूसरी तरफ जाफर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है कि अमेरिका फिर से एक बार राजनीति कर रहा है। इसी बीच जाफर को पता लगता है कि वहाँ पर एक फ्रेंच लड़की भी थी जिसका नाम था जी, लेकिन वो लड़की वहीं पर मर गई। तब वो उस आदमी को बुलाता है जिसने उस लड़की को मारा था और कहता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती की है। अगर आज वो लड़की हमारे पास होती तो हम फ्रेंच गवर्नमेंट से पैसे मांगते। वो आदमी समझाने लगता है कि यह सब कुछ बस गलती से हुआ, लेकिन जाफर उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है। तभी जाफर को पता लगता है कि जिन 3 लोगों को इन लोगों ने पकड़ा है उनमें से एक बंदे का नाम है आमिर और वो मुस्लिम है। जाफर कहता है कि उस आदमी को छोड़ दो और बाकी 2 को बंधक बना करके रखो। अब आमिर छूट चुका है। केट को ये लोग अभी टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, मगर जो दूसरा आदमी है उसे लोग बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। वो लगभग मरने की कगार पे है। जाफर एक पैगाम भेजता है फ्रेंच गवर्नमेंट के पास और उनसे $10 मिलियन मांगता है ताकि इन पैसों से वो अपने लिए हथियार खरीद सके और ISIS को भी सपोर्ट कर सके। आमिर अब पहुंच चुका है मोरक्को। तब उससे आकर के यूनुस बात करता है। ब्रैड भी यहीं पर है। ब्रैड सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि क्या बाकी के लोग जिंदा हैं? आमिर कहता है कि हाँ, वो लड़की और हमारा एक और साथी अभी भी जिंदा है। इन बातों को सुनने के बाद ब्रैड के जान में जान आती है। ये लोग उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर अल्जीरिया में उन्हें कहाँ बंधक बना करके रखा गया है। आमिर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, हमारे चेहरे पर मास्क लगा करके रखा गया था, लेकिन पूरे 10 घंटे हम ट्रेवल करते रहे, यानी कि अल्जीरिया से बहुत दूर कहीं पर उन्हें बंधक बना करके रखा गया है। वो लोग बहुत खतरनाक है। अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जिसे कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं। एक कमरे में लेकर के जाने के बाद वो लोग उसके कपड़े उतारने लगते हैं। इन चीजों को देखने के बाद अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है केट। उसे लगता है कि ये सारे लोग उसका बलात्कार करेंगे और वो प्रेग्नेंट है। वो ऐसा नहीं चाहती, मगर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि एक डॉक्टर अंदर आ रहा है जो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहता है। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है, जाफर पहुंचता है केट के पास। केट जाफर को कहती है कि तुम लोगों ने एक औरत के साथ जबरदस्ती की है। अगर तुम लोगों ने मुझे बता दिया होता कि तुम लोग सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हो तो मैं इतनी परेशान नहीं होती और मैं आराम से टेस्ट करवा लेती। जाफर कहता है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। जब तुमने उल्टी की थी तब मेरे आदमियों ने तुमसे पूछा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, तब तुमने मना कर दिया था। न मुझे तुम पर भरोसा है और न ही तुम्हारी सरकार पर। अगर शनिवार तक मुझे $10 मिलियन नहीं मिले तब मरने के लिए तैयार रहना। इन बातों को सुनने के बाद केट कहती है कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और न ही मैंने किसी को चोट पहुंचाई है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे जैसे बहुत सारे मासूम लोगों को तुम लोगों ने मारा है। क्या तुम ईश्वर से नहीं डर? जाफर कहता है कि हम डरते हैं। हमें पता है कि हम जिन्हें मार रहे हैं वो मासूम है, मगर तुम्हारी सरकार को भी ये बात पता होती है कि जितने भी लोगों को उन लोगों ने मारा है वो भी मासूम थे। मौत का बदला सिर्फ मौत है। दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं जो अल्जीरिया के पूरे नक्शे को देख रहा है कि आखिर 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो लोग कहाँ तक गए होंगे। तभी यूनुस कहता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 24 घंटे हुए थे और इतनी जल्दी कोई भी उन्हें किडनैप नहीं कर सकता था।
ये प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी, यानी कि हमारे बीच का कोई ना कोई तो मिला हुआ है उन आतंकवादियों के साथ। अगर हम उस तक पहुंच गए तब हमें लोकेशन का भी पता लग जाएगा। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि वो सारे आतंकवादी लाइव है और उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं केट और उसके साथी को। फिर वो उन पर बंदूक तान करके कहते हैं कि वो सबको बताएं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। केट अंग्रेजी में सारी बातों को बताती है ताकि सब समझ सके कि इनके डिमांड्स क्या हैं। अब ब्रैड बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो हर जगह से सैटेलाइट की तस्वीरें देखने लगते हैं। तब उन्हें एक कैंप नजर आता है। कैंप एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ब्रैड समझ जाता है कि ये लोग यहीं पर हैं, मगर वहाँ डायरेक्ट जाने में खतरा है। अगर उन आतंकवादियों को जरा सा भी भनक लगा तब वो केट और उसके साथी को मार देंगे। इसीलिए यूनुस और ब्रैड एक प्लानिंग करते हैं। यूनुस कहता है कि मेरा एक आदमी है, मैं हम दोनों के लिए वहाँ के आईडी कार्ड बनवाता हूँ। हम अल्जेरियन बन करके अंदर घुसेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे इन्हें आईडी कार्ड मिलता है ये लोग चले जाते हैं अल्जेरिया के अंदर और अपना वेशभूषा भी वैसा ही बना लेते हैं और रोज जा करके नमाज पढ़ने लगते हैं वहाँ के मस्जिदों में। एक दिन वहाँ के कुछ मौलाना उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ के नहीं लगते, आखिर यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तब ब्रैड कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं जाफर अल हादी का भाई। जैसे ये लोग जाफर का नाम सुनते हैं वो आदमी इन्हें लेकर के आता है एक बड़े मौलाना के पास। मौलाना कहता है कि हम लोगों ने कभी भी जाफर के साथ तुम्हें नहीं देखा। ब्रैड कहता है कि मैं बाहर ही रहता हूँ अपने मिशन को पूरा करने के लिए, और आपको पता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे महफूज रखते हैं कि ये बात किसी को भी पता ना लगे। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि $10 मिलियन आने वाले हैं जाफर के पास, इसीलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ये बात बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत है। अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वो सारे पैसों से सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदेगा। मौलाना कहता है कि ठीक है, मेरे कुछ आदमी तुम्हें लेकर के जाएंगे जाफर के पास। जाते समय ब्रैड कुछ पैसे देता है मौलाना को। तब वो कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और न ही मुझे जाफर से कोई पैसा चाहिए। वहाँ जाने के बाद जाफर को सिर्फ इतना समझाना कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, इंसानों को मारना गलत है, हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता। उसे बोलो कि वो ईश्वर पे भरोसा रखे और एक अच्छा इंसान बने। ब्रैड कहता है कि वो इन बातों को जरूर बताएगा जाफर को। अब ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। कई घंटों के सफर के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर जाफर है। चारों तरफ लोग बंदूकें लेकर के तैनात हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले अपनी लोकेशन भेजता है ब्रैड लोगों के पास और कहता है कि नेवी सील को तैयार करो और जल्दी भेजो यहाँ पर हमला करने के लिए। मगर जब तक नेवी सील वाले आते ये दोनों अपने हथियारों को लेकर के अंदर जाने लगते हैं। इन्हें पता है कि यह प्रार्थना का समय है और इसी वक्त ये लोग हमला कर सकते हैं। एक एक करके ये लोग सबको मारना शुरू कर देते हैं। बाहर के सारे लोगों को इन लोगों ने मार दिया है और अब अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही ब्रैड की नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। अब इन चीजों को देखने के बाद ब्रैड डर जाता है कि कहीं केट की भी यही हालत ना हुई हो। वो बाकी लोगों को मारता हुआ पहुंचता है केट के पास, मगर केट बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो ब्रैड को भी देख करके डर जाती है। ब्रैड उसे संभालता है और कहता है कि ये मैं हूँ। दूसरी तरफ हम जाफर को देखते हैं जो प्रार्थना कर रहा है। वो तुरंत उठ जाता है प्रार्थना को आधे में छोड़ करके और अपने सारे आदमियों को कहता है कि वो चारों तरफ फैल जाए। दूसरी तरफ ब्रैड एक बंदूक देता है केट को और कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए उसे गोली मार देना। केट अब जैसे ही आगे आती है उसकी नजर उसी लड़के पे पड़ती है जो उसकी देखभाल किया करता था। केट कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ के सारे लोग लगभग मर जाएंगे। वो लड़का भागना शुरू कर देता है। अब सारे आतंकवादी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। जो केट का साथी था ये लोग उसका गला काट देते हैं और इस वीडियो को हर तरफ भेजने लगते हैं। अब इन लोगों ने यूनुस को पकड़ लिया है। यूनुस को बचाने के लिए जब ब्रैड आता है तब वो भी पकड़ा जाता है। चारों तरफ से उन पर बंदूकें तान दी गई हैं। ब्रैड कहता है कि हम लोग यहाँ पर समझौता करने आए थे, अगर तुम्हें $10 मिलियन चाहिए तो हम तुम्हें दे देंगे। जाफर कहता है कि अगर तुम्हें सच में पैसे देने थे तब तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा और चोरी चुपके तुम यहाँ पर क्यों घुसे। तभी यूनुस कहता है कि अब तुम्हें हम लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, मैं 5 मिनट में पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा सकता हूँ। जाफर मान जाता है। ये लोग कॉल करते हैं और ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही अपने अकाउंट को चेक करने के लिए जाफर लैपटॉप के पास जाता है तब मौका मिलता है ब्रैड को। वो एक एक करके सबको मारने लगता है और अंत में मार देता है जाफर को भी। अब सारे लोग भाग करके आ रहे हैं बाहर, मगर बचे हुए लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर नेवी सील वाले भी चले आते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। अब इस पूरे जगह को उड़ा दिया जाएगा। यूनिस और ब्रैड भागते हुए आते हैं बाहर। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं ये पूरा का पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है और केट दूर से इन सारी चीजों को देख रही है। धमाके को देखने के बाद केट को लगता है कि ब्रैड अंदर ही था और ये बॉम्ब फट गया। अब केट यहाँ से जाना नहीं चाहती ब्रैड को छोड़ करके, वो रोती रहती है, मगर नेवी सील वाले उसे लेकर के जाते हैं बॉर्डर पे। केट अभी भी नहीं जाना चाहती। तभी वो देखती है कि ये गाड़ी इनके तरफ ही आ रही है। गाड़ी इनके पास रुकती है और अंदर से ब्रैड और यूनिस बाहर आते हैं। ब्रैड को जिंदा देखने के बाद फिर से रोने लगती है केट। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और वापस चले आते हैं अमेरिका। तभी हम आमिर को देखते हैं जो आकर के मिलता है टॉम से। तब हमें पूरी बात पता लगती है कि आखिर आतंकवादियों को कैसे पता लगा था इन लोगों के बारे में कि ये लोग मोरक्को के बॉर्डर पे जाने वाले हैं। ये सब कुछ आमिर ने बताया था, वो भी टॉम के कहने पे, ताकि अल्जीरिया ऐसा करे और ये न्यूज बहुत ही बड़ा बन जाए। इवन सारा इंपॉर्टेंस दे दे मोरक्को को, ताकि वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग की इन्हें परमिशन मिले
और ये सारे लोग माला माल हो जाए। सब आमिर के काम से बहुत ही खुश हैं। टॉम उसे सिटीजनशिप देता है अमेरिका की और यहाँ से भेज देता है। जैसा ही आमिर बाहर निकलता है, टॉम अपने आदमियों को कहता है कि इसे खत्म कर दो ताकि ये माजरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। ये जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, मगर फिर भी इनके पास बहुत सारे सबूत आ गए हैं अल्जीरिया के खिलाफ। ये सब कुछ बस पैसों का खेल है। जैसे ही एक एक करके बाहर निकलते हैं, हम यूनिस को देखते हैं जो इनकी तस्वीरें खींच रहा है। वो सारी चीजों की रिपोर्टिंग करता है ब्रैड के पास और बताता है कि इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, मगर ये बहुत बड़े लोग हैं। इन पर उंगली उठाने से पहले इन्हें सबूतों की जरूरत है। अब सारे लोग जुट चुके हैं सबूतों को जुटाने में और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।